एसएससी सीजीएल 2019 हिस्ट्री क्वेश्चंस पार्ट 2। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ पार्ट 2, तो पार्ट 1 का वीडियो जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चंस थे विथ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस, जो कि आगे सीएचएसएल के एग्ज़ाम में और आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पार्ट 1 वीडियो दिया जा चुका है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें अगेन 20 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के रहेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। तो हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी, और बाणभट्ट की बात करें तो उन्होंने कादम्बरी की भी रचना की थी। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और हर्षवर्धन के पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और उनके भाई का नाम राजवर्धन और बहन का नाम राजश्री था। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं बहुत फेमस हैं। ये 3 रचनाएं एग्ज़ाम में हमेशा आती रहती है। ये है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो गुजरात में सुदर्शन झील जो है ये मौर्य वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। ये सौराष्ट्र में गुजरात में स्थित है, गिरिनगर से निकलने वाली नदी स्वर्णरेखा नदी पे। और इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है जो कि चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? मतलब भारत का कौन सा शहर कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए? तो वो है लखनऊ। तो भारत का जो लखनऊ शहर है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के हिसाब से। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 20 करोड़ 98 लाख है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम है इलाहाबाद स्तंभ। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा था। और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी की बात करें तो घटोत्कच हुआ। और नेक्स्ट समुद्रगुप्त के पिता गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो जो समुद्रगुप्त थे, इनके पिता चंद्रगुप्त थे और समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी होंगे वो चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब फर्स्ट श्रीगुप्त, सेकंड घटोत्कच, थर्ड चंद्रगुप्त, फोर्थ समुद्रगुप्त, फिफ्थ चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आएंगे कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई थी। और कुमारगुप्त के बाद आएंगे स्कंदगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील का रिनोवेशन कराया था। सुदर्शन झील के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो मौर्य काल में सुदर्शन झील बना था और उसका रिनोवेशन मतलब उसका पुनरुद्धार जो है ये गुप्त वंश में हुआ था, और स्कंदगुप्त ने उसका पुनरुद्धार किया था। चलिए, और गुप्त वंश के बारे में एक बात और है, इसके अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, जिसे कि वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, मुंबई में स्थित है। ये किस समयावधि में बना था? तो ये 1878 से
1888 के बीच में बना था, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इस स्टेशन की अभिकल्पना फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने की थी। 2004 में इस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? मतलब इसमें से 3 अनुक्रम सही दिए होंगे, एक अनुक्रम गलत होगा, उसी को बताना है। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, यही ऑप्शन गलत है क्योंकि पहले अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां आएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, तीनों सही हैं। तो चलिए एक बार मुगलों का पूरा कालानुक्रम देख लेते हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि इनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा था, शासनकाल किस प्रकार से रहा था। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की 1526 ईस्वी में। तो बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बाबर के उत्तराधिकारी यानी उनके पुत्र हुमायूं हुए, जो 1530 से 1545 ईस्वी तक एवं 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन में रहे। ये 2 बार शासन में रहे थे, क्योंकि एक 1540 से 1545 का जो समय था इसमें शेर शाह सूरी का शासन था, और 1555 में सरहिंद की लड़ाई में इन्होंने फिर से दिल्ली पे कब्जा किया और 1 साल तक फिर से दिल्ली के शासन में रहे। नेक्स्ट अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1628 से 1658 और औरंगजेब का 1658 से 1705। और अंतिम मुगल सम्राट, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1837 से 1857 तक रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद मुगल पद खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट हुए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, और विजयवाड़ा शहर ये जो है आंध्र प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम के पुनर्जन्म के रूप में नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, यानी सेकंड आंसर सही हो जाएगा, को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो करेंसी बिल्डिंग का निर्माण ये 1833 ईस्वी में हुआ था। 1833 यानी ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल की बात किया जाए तो ये 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। और इनके बारे में एक बात और जान लें कि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं और अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। इस क्रम में हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कब बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना और फिर वायसराय बना। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। और फिर इसके बाद 1837 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और इसके बाद 1858 में लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय होंगे। ठीक है, और ये जो करेंसी बिल्डिंग है ये इतालवी वास्तुशैली के अनुसार बनाया गया है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया? तो ये 1734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो इसका निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया था। महाबलीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। पंच रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। प्रारंभ में महाबलीपुरम को मामल्लापुरम कहा जाता था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे कि अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, में हुई थी। मतलब 8 तारीख को मीटिंग हुई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने इस क्रांति में करो या मरो को नारा दिया और 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही गांधी जी एवं अन्य कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कि ये आंदोलन जो है आगे न बढ़ सके। इनके गिरफ्तारी का जो कार्रवाई थी इसको ऑपरेशन 0 आवर नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले वंश जो था गुलाम वंश, उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका असली नाम अली गुरशक था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ? तो गदर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में हुआ था। चलिए इनकी डिटेल में जाते हैं थोड़ा। गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। और गदर पार्टी में अध्यक्ष जो थे वो सरदार सोहन सिंह भकना थे। लाला हरदयाल जिनके नेतृत्व में ये पार्टी बनी थी, ये मंत्री थे। पंडित काशीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। गदर पार्टी ने अपना पत्र हिंदुस्तान गदर निकाला, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत का खुला विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पटना के पास पाए गए डैश के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया है। तो ये है नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके डिटेल्स देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, जैसा कि ऊपर पहले मैंने बताया है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था और इनके स्कंदगुप्त इनके उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने सुदर्शन झील का रिनोवेशन करवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जहां हॉस्टल की व्यवस्था थी। इससे पहले किसी और विश्वविद्यालय में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ठीक है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है और यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1945 और मुख्यालय पेरिस, और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, तो ये सारी जानकारी आप याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी। तो जलियांवाला बाग कांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। ये दिन आप याद रखिए, बैसाखी के दिन ये दिन पूछा जाता है और डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये हुआ क्यों था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, तो उसी समय जनरल डायर ने इस बाग पे गोली चलवा दी और बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। और रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये एक कानून था जिसके द्वारा अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी बिना किसी कारण बताए। तो ये इस कानून के विरोध में ही जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रही थी, जिसके दौरान गोली चलवा दी गई थी अंग्रेज सरकार की तरफ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानंद हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, इस वाले ये सेकंड महानदी हाथी रिजर्व होगा, और शोणितपुर हाथी रिजर्व। तो शोणितपुर हाथी रिजर्व असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी शोणितपुर हाथी रिजर्व के अलावा तीनों ही उड़ीसा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 29 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि थी। संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास, सतलज का नियंत्रण भारत के पास था, मतलब इन नदियों को जल भारत इस्तेमाल करेगा। और जो पश्चिमी 3 नदियाँ थी, सिंधु, चिनाब, झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान के हाथ में था, मतलब इनफैक्ट अब भी है, जिसका नियंत्रण पाकिस्तान के हाथ में है। इन 3 नदियों का यूज़, इन 3 नदियों के पानी का यूज़ पाकिस्तान करता है। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, और जोधपुर की बात करें तो इसको सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, और जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? तो झांसी की रानी की समाधि स्थल जो है ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। तो आज के पार्ट सेकंड में ये 20 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है। पार्ट फर्स्ट में भी टोटल 20 क्वेश्चन थे और उनमें भी इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन दिए गए थे। अभी इस पे एक या दो वीडियो अभी और बनेगा 20-20 क्वेश्चन का। इस प्रकार से एसएससी सीजीएल 2019 में आए हुए सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम ज्योग्राफी और इसी तरीके से आगे के क्रम में जीएस के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आगे की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन देख सकें, और इसी चैनल पे और आप मैथ्स की वीडियो भी पा सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको जो भी वीडियो मिले आप उसके बारे में जान सकें। तो चलिए ठीक है, कल के लिए फिर 20 क्वेश्चंस के साथ हाजिर रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।